भारत माता की, भारत माता की, बलराम भगवान की। परम श्रद्धेय आदर मेरा निवेदन है, कृपया मीडिया कर्मी से कृपया थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से खड़े हो जाए सभी लोग। हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। माँ भारती को नमन करते हुए हम मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश 2047 का आगाज करते हैं। भारत के भाग्य विधाता जिनको किसान कहा जाता है, उन्हीं किसानों की संस्था भारतीय किसान संघ के मार्गदर्शन में और भारतीय किसान संघ के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर माही फेडरेशन के माध्यम से हमारे प्रदेश में मालवम फेडरेशन के नाम से एपीओ के संवर्धन के लिए कार्यरत हमारी संस्था मालवम फेडरेशन मध्य प्रदेश के द्वारा इस आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में मध्य प्रदेश को एक विशेष, आज के इस अवसर पर मैं प्रारंभिक रूप से अपनी बात इसी के आसपास रखना चाहूँगा। हमारे बीच एफईओ के लिए माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी माननीय दिनेश कुलकर्णी जी हमारे बीच मौजूद है, माननीय साई रेड्डी जी, माननीय कुमार स्वामी जी, माननीय कृषि मंत्री जी ऐदल सिंह कंसाना जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमल सिंह आंजना जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय महेश चौधरी जी, हमारे सचिव एग्रीकल्चर प्रभारी पीएस निशांत बरबड़े जी, इस अवसर पर नीलेश गुप्ता जी मालयम फेडरेशन के डायरेक्टर हैं। इस अवसर पर आप सब, जैसा कि आप सबको जानकारी है, हमारी अपनी सरकार के गठन के साथ ही अपने प्रदेश की विशेषताओं को लेकर के हमने समान रूप से कई सारे सेक्टर में एक साथ काम प्रारंभ किया और उस काम को करते करते जो अपनी प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने हमारे प्रदेश के ऊपर जो कृपा की है उसकी विशेषताओं को भी समझने का प्रयास किया। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, 247 से ज़्यादा नदियाँ अपने इस राज्य के अंदर है। बड़ी बड़ी नदियाँ जो उत्तर भारत से लगा करके अपनी अपनी यात्रा गंगा यमुना जो हिमालय से निकलती है, वैसे तो उनकी ग्लेशियर से, बर्फ़ के पहाड़ से उनकी जलराशि आती है, लेकिन सच में उनकी धारा को पुष्ट अगर कोई करती है तो हमारी वन आच्छादित मध्य प्रदेश की नदियां हैं जो उस धारा में धारा मिला करके एक अलग प्रकार से दुनिया भर में हमारी गंगा जी का महत्व, जमुना जी के माध्यम से, जमुना जी चंबल, चंबल के पहले पूरा मालवा, और इसी प्रकार से सोन नदी बाद में छत्तीसगढ़ से होते हुए बिहार के बाद से गंगा जी की धारा गंगा से महासागर बना करके अपने एक तरह से उनकी यात्रा पूरी कराती है। नर्मदा जी, ये सभी क्षेत्रों में तो माननीय दिनेश जी भाई साहब हम बताना चाह रहे हैं कि नदियों के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश के अंदर केवल एक अभी नर्मदा जी का जल राशि का उपयोग हमने 2024 तक के एमओयू के आधार पर करने का सिलसिला देखा। ये बात सही कि दोबारा एमओयू होने का मौका आ रहा है, लेकिन ये हमारा पूरा मालवा निमाड़ आज एक नए प्रकार के दौर से गुजर गया है। कहाँ हमारा सिंचाई का रकबा 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर था। 1956 में मध्य प्रदेश बना, 1947 में ये मालवा और सब मिला करके मध्य भारत जोड़ लो या सीपीएन बरार मिला लो तो केवल 7 लाख हेक्टेयर, और एक हमारी सरकार ने आज 1.5 साल के अंदर 7 लाख हेक्टेयर अपना रकबा जोड़ दिया, केवल 1.5 साल के अंदर, जो उनको 55 साल लग गए थे। और उसके बराबरी 2 बड़े नदी जोड़ो अभियान और प्रारंभ कर रहे हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड के हमारे उत्तर प्रदेश के दोनों को मिला के 26 जिले एक नए दौर में पहुंचेंगे। एक और राजस्थान के साथ हमारा पार्वती काली सिंध चंबल योजना से बड़े पैमाने पर नई प्रकार से सिंचाई का रकबा बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए खेती का दायरा बढ़ाने का काम भी चल रहा है। लेकिन ये भी बात सही कि हमारी फसल के उत्पादकता में राज्य की कृषि विकास दर तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे प्रोडक्ट का 5% भी हम अपनी
फूड प्रोसेसिंग पे नहीं कर पा रहा है। ये बड़ी चुनौती है। और उससे बड़ी एक और चुनौती, उससे भी रास्ता निकालना पड़ेगा। ये जो हमारी यहाँ की जो पहचान है अपने प्रदेश की, वो प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की, ये स्वाभाविक रूप से हमारी बहुत अच्छी खेती की थी। लेकिन वर्तमान में उत्पादकता की दौड़ में ये चुनौती मिल रही कि हमको ये जो फसल के अंदर केमिकल का, रासायनिक खाद का या अलग प्रकार की जितनी भी दवाइयों का ये जो चुनौती आ रही है, इस चुनौती ने हमको थोड़ा चिंतित किया है। ये अच्छी बात है कि आज नए नए प्रकार के बीज उत्पादन आ रहे हैं, किसान संघ की भी मदद मिलेगी। और ये कई प्रकार की जो स्वाभाविक रूप से खेती हमारी होती थी, उससे भी इतर आकर के थोड़ा सा चुनौती आ रही है। जैसे जो चावल का हमारा रकबा है ही नहीं, वहाँ चावल बढ़ रहा है। चावल से बुराई नहीं है, लेकिन ये चुनौती है, चावल हमारा पानी भी खा रहा है, हमारी बिजली भी खा रहा है, और भूगर्भ जल भंडारण को कब तक जिंदा रखेगा, ये अपने आप में एक चुनौती है। इसी प्रकार से कपास का हमारा रकबा कम हो रहा है। तो कपास का रकबा स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ हजारों साल से पूरा निमाड़ और मालवा का हमारा बेल्ट कपास की बड़ी क्रॉप रखता था। लेकिन आज ये चुनौती आई कि कपास के आधार पर तो जिसकी पहचान थी वो कपास का उत्पादकता या कई प्रकार की चुनौती के कारण से। लेकिन अभी जब मैंने सरकार बनाने के बाद इसका देश और दुनिया के अंदर इस माहौल को देखा, तो सच में हमारे यहाँ कपास की जो जैविक कपास एक तरह से हमारा माना जाता है। आज दुनिया में कपड़े बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए चीन के कपास को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीन हमारा कपास खरीद के वो अपने नाम से बेच रहा है। वियतनाम में भी ऐसा हो रहा है। तो ये एफपीओ के माध्यम से हम वो सब भी करना चाहते हैं कि हमारे इन उत्पादन को हम बढ़ावा दिलाएं। और अब हमने सरकार के आधार पे भी फूड इंडस्ट्रियों के लिए 3-4 तरह से काम करा। मुझे नहीं मालूम बाकी राज्यों में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक तरफ हम किसानों की खेती की आय कैसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए उसमें एक एक करके न केवल सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं, बल्कि अभी 32 लाख, 2 लाख टेम्परेरी कनेक्शन के, 30 लाख परमानेंट कनेक्शन के किसान हमारे यहाँ है। अभी 5 हार्स पावर पे 53,000 रुपया प्रति 5 हार्स पावर के पंप पे हम सब्सिडी दे रहे हैं। आने वाले समय में ये और बढ़ती जाएगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि सोलर पंप के माध्यम से हमारा ये सब्सिडी वाला संकट खत्म हो जाए और किसान अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले। और अगर वो अपने घर में भी रखता हो तो घर में भी रखे। तो लगभग 32 लाख किसानों को 3-4 साल में हम पंप देकर कनेक्शन उनके दिलाना चाह रहे हैं। उसमें आपकी भी मदद लगेगी, एफपीओ की मदद लगेगी, किसान संघ की मदद लगेगी, ताकि बड़े पैमाने पे एक तरह से किसानों को सोलर पंप हम दे दें। लेकिन दूसरे एक अभियान हमने और लगाया है। वैसे तो हम सभी क्षेत्र में समान रूप से किसानों के लिए फूड इंडस्ट्रियां बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही मैंने यहाँ एक भूमि पूजन किया आस्ट्रा के अंदर। अब आस्ट्रा के अंदर विशाल अग्रवाल जी की बड़ी इंडस्ट्री है, वान्या ग्रुप करके, और उनने कहा कि मैं 10,000 से ज़्यादा किसानों की फसल खरीदूंगा, सब्जी, फल, फूल, सभी प्रकार की फसल। ऐसी अभी आगर में एक बहुत अच्छी चिप्स बनाने की अमेरिकन आलू का वो तरीका है, मैं कंपनी का नाम बताऊंगा बाद में, लेकिन बहुत बड़ा एक तरह से वो एक प्लांट डल रहा है। तो ये हमारे मालवा के अंदर वो आलू उत्पादन के लिए आलू का बीज भी वही देंगे, खरीदेंगे भी वही, और उसी से वो अपनी चिप्स बनाएंगे। अब ये बात तो सही है कि वो बाहर वाली बड़ी कंपनियां जो हमको मदद करेगी, लेकिन लोकल लेवल पे भी लोगों को मदद कराने के लिए हम तो एफपीओ को भी आपके माध्यम से आज तो अपना ये कार्यक्रम एक तरह से परिचयात्मक कार्यक्रम मान ले, लेकिन एफपीओ को देखकर मुझे भी लगता है कि मैंने कई बार पूछा कृषि विभाग से, ये एफपीओ बने इनका फ़ायदा क्या है, इनका क्या उपयोग, ये कर क्या रहे हैं। तो अभी ये हमारे सामने चुनौती है कि वास्तव में आज इनकी सकारात्मक भूमिका नहीं है। लेकिन जब हम औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो औद्योगिकरण में लॉजिस्टिक में भी बड़ी बड़ी वेयर हाउसिंग के लिए हम कंपनियों को बुला रहे हैं, तो हमारे इन लोगों को भी जोड़ सकते हैं। और ये केवल फसल का भंडारण नहीं करें, ये प्रोसेसिंग में भी काम करें। और प्रोसेसिंग में भी हमारी सरकार के द्वारा जो एक बड़े पैमाने पे दूसरा उद्योग है, उस रोजगार आधारित उद्योग पे हम बिजली में, पानी में, जमीन में, ट्रांसपोर्टेशन में ये तो मदद करेंगे ही, ब्याज में अगर अनुदान दे रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर रोजगार आधारित उद्योग लगा रहे हैं। तो प्रति महिला अगर बहन हमारी वहाँ काम कर रही उस कारखाने में, फूड इंडस्ट्री में,
तो उसको 6,000 रुपये मैंने 5 साल 10 साल तक सरकार की ओर से लेबर आपकी कारखाना आप चलाओगे, पैसा सरकार देगी, ये हमारा अपना। और आपने इसी प्रकार से प्रति भाई अगर वहाँ काम कर रहा है तो 5,000 रुपये उसको भी देंगे, ताकि ये हम अपना बीजीएफ दे करके हम ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ऐसे कारखाने जो रोजगार परक हो और हमारी फूड प्रोसेसिंग की सारी यूनिट खड़ी हो जाए। अब ये पीएस यहाँ है, आप लोग बात करना, मैं पूरी मदद करूँगा। मैं इस भाव से आया हूँ कि हमारा मध्य प्रदेश एक मॉडल बन सकता है जिस प्रकार से हमने बाकी औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग आज जो 5% है, मैं चाहूँगा उल्टा हो जाए, 95% यही प्रोसेसिंग हो जाए अपने राज्य के अंदर। इस तरह से हम चलें, उसमें जो जो कर सकते हैं 2-3 साल के अंदर किसान संघ पूरी मदद करे, आपके माध्यम से पूरी हमको भारत सरकार से भी मदद लेंगे, हमारी सरकार भी साथ खड़ी है। और उसी प्रकार से केवल फसल पे नहीं, दूध उत्पादन पे भी हम समान रूप से बढ़ रहे हैं। आज राज्य के अंदर 9% देश के अंदर कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। हमारा अपना दूध उत्पादन के आधार पर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है, लेकिन हम इसको पहले नंबर पे ले जाना चाहते हैं। 20% दूध उत्पादन हमारे राज्य में होना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है, जहां खेती हो सकती है वहां तो पशुधन रहता ही है, लेकिन जहां जंगल है और किसी कारण से वहाँ वन ग्राम में वो खेती नहीं कर पाते, लेकिन पशुपालन तो कर ही सकते हैं। पशुपालन बहुत आराम से होता है, तो पशुपालन को लेकर के हमने बहुत अच्छी आकर्षक पॉलिसी बनाई। 25 गाय या भैंस कोई भी एक व्यक्ति रखेगा तो उसको 42 लाख का ऋण दिलाया जाएगा, उसमें 10 लाख हमारी तरफ से माफ़ कर देंगे, केवल 30 लाख उसको बैंक में लौटाना है, और दूध खरीदने का काम भी हमारा रहेगा, और एक व्यक्ति 200 गाय भैंस तक रख सकता है। ये एक तरह से हमारा वो जो दूसरे प्रकार से उसके बाकी के पशुपालन के जो दूसरे लाभ है, गौमूत्र के, खाद के, और दूध खरीदने के लिए भी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ये फैट के आधार पर दूध खरीदने के चक्कर में आज़ादी के बाद से मध्य प्रदेश सरकार के अंदर ये ध्यान ही नहीं गया कि ये दूध उत्पादन में फैट करते ही वो भैंस का दूध सभी लाओ, गाय का तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उतना फैट होता ही नहीं। ये बड़ा मुश्किल मामला था। सीधे सीधे नहीं बोल रहे कि गाय का दूध नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो इतना फेट चाहिए। अब इतना फेट गाय भले ही भगवान की कामधेनु आ जाए तो फेट नहीं दे सकती, हम भी क्या करें। वो तो जो गोमाता है उसका अपना जो क्वालिटी है वो तो वैसे ही रहने वाला है, इसलिए हमने कहा कि गाय का ही दूध खरीदेंगे, कोई तकलीफ नहीं। और उसका फेट की क्वालिटी हटा करके लेकिन रेट तेज कर दिया। उसके रेट तेज करने के आधार पर आज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी तो 2-4 महीने ही हुए, लेकिन हमारे मंत्री जी बैठे ग्वालियर के अंदर दुग्ध संघ के आधार पर जहां हमारा 7,000 लीटर दूध आ रहा था, आज 19,000 लीटर दूध चालू हो गया। सारी उधारी पुरानी चुका दी हमने। जबलपुर में इसी प्रकार से बढ़ गया, उज्जैन भोपाल में बढ़ गया, लगातार आज 6 रुपया रेट। अभी तो रक्षाबंधन बाकी है, लेकिन रक्षाबंधन के अंदर अभी बरसात के समय में 6 रुपया प्रति लीटर भाव बढ़ गया, जो गर्मी में बढ़ता था, और आने वाले समय में कहां से कहां जाएगा। तो दूध के भी उत्पाद फूड प्रोसेसिंग के साथ मिल्क इंडस्ट्रियों को भी इसी तरह ला करके लगातार ये अभियान चल रहा है। मैं अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूँ। लिखा हुआ तो बहुत सारा था, भाषण क्या देना है, अपने को तो मन की बात करना थी, आपके भी चाह करके मुझे इस बात का आपका मार्गदर्शन भी मिला, और ये भाव से कि हम अगली बार बैठेंगे। ये एफपीओ को फसल खरीदने के साथ, फसल खरीदने का तोल कांटा लगाना बड़ी बात नहीं, ये तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन तोल कांटे के बाद जितनी फसल अपने पास आ रही है उसको फूड प्रोसेसिंग करके आप उसका प्रोडक्ट बेचें, दुनिया के अंदर जाए, ये माहौल बनाने की आवश्यकता, और उसमें पूरी सरकार की मदद करें। और इसके आधार पर भारत सरकार से भी, अपने राज्य सरकार से भी, किसान संघ से भी जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ उसको दूर भी करेंगे, क्योंकि ये बात सही है, एफपीओ बना करके हम सामान्य आदमी को जोड़ सकते हैं। पैसे वाले तो पैसे वाले रहते ही हैं, लेकिन जिसके पास दिमाग है उसमें ज़्यादा क्षमता रहती है, और एफपीओ वाले दिमाग वाले मैं ऐसा मान के चलता हूँ, इनकी अपनी क्षमता योग्यता का प्रॉपर उपयोग होना चाहिए। तो ये हमारे सबके लिए हित में है। मैं आज के इस अवसर पर जब आज आपको इस आयोजन के साथ इसमें बात करने आया हूँ, तो उम्मीद करूँगा कि ये सिलसिला लगातार चलता जाएगा। अन्यथा आप मैं कुछ बताना भी चाहूँगा, हमारी सरकार के रहते रहते अभी हमने जो कुछ काम किए, मुझे इस बात का आनंद है कि अपने राज्य के अंदर सब
2700 रुपये की चुनाव के संकल्प पत्र में भाजपा ने घोषणा की थी और अभी तो 3 साल बाकी है, लेकिन 2600 रुपये कुंटल गेहूं हमने इसी साल खरीद करके पूरे देश के अंदर सबसे बढ़िया भाव दिया किसानों को। किसानों के लिए 2600 रुपये कुंटल के। इसी प्रकार से धान के ऊपर 4000 प्रति कुंटल की प्रति हेक्टर का हमने राशि अंतरण किया। मूंग उड़द की बात कही है। कृषि आधारित उद्योग के किसानों को हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं। आप बताओ 50 करोड़ का कारखाना लगाएगा तो 25 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान। ये फूड प्रोसेसिंग की बढ़ाई। इसी प्रकार से बोलने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। तुअर दाल पे बाहर से आकर हमारे तुअर के कारखाने खत्म हो रहे थे। महाराष्ट्र से तुअर लाना पड़ती थी, डबल ड्यूटी लगती थी, लेकिन हमने अभी अपने तुअर दाल का ये टैक्स खत्म कर दिया कि ताकि यहाँ के किसान भी और बाहर भी हमारी जितनी भी फसलें हैं उसका प्रॉपर उपयोग कैसे मिल सकता है। आने वाले समय में और भी आप जैसा बताएंगे वो सब करने के लिए तैयार रहेंगे। एक बार फिर मैं आज के इस अवसर पर एक कोदो कुटकी और रागी वाली बात जरूर है जो हमारे अपने ट्राइबल के लिए चुनौती भी है और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। अब मुसीबत ये है कि कोदो कुटकी दुनिया में कहीं में पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भारत सरकार कहती है हमने तो देखी नहीं कहीं कोदो कुटकी। वो रागी समझते हैं। अब कोदो कुटकी यहाँ हमारे यहाँ किसान बड़े पैमाने पे लगाते हैं। अब हमने रास्ता निकालने के लिए पीछे पड़े कि कैसे भी करके महाकौशल में कोदो कुटकी बहुत होती है, लेकिन भारत सरकार में तो वो पूछते कोदो कुटकी क्या होती है, हम तो पहचानते नहीं। अब इनको कहाँ से पहचान बताओ, मैं भी क्या करूँ भैया, आप नहीं जानो तो मत जानो, लेकिन होती तो है। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि बड़े पैमाने पे जो कोदो कुटकी के किसान हैं या ऐसे झाबुआ के अंदर भी है, उनकी प्राकृतिक रचना के खेत है, टीले हैं, अपने उनकी अपनी रचना है। अब वो मजबूरी में सब गेहूं लगा रहे हैं। अब गेहूं लगाने से उनका खेत भी बिगड़ रहा है। वो सारे के सारे मिट्टी खसक खसक के नीचे आ रही और इतने गेहूं लगाते और गेहूं के बाद चावल और दूसरी बात सोचने लगते हैं तो बिजली भी ज़्यादा लग रही, खेत भी बिगड़ रहे, परेशान भी हो रहे। इतनी दूर तक बिजली के तार एक एक टीले तक ले जाने के लिए जो चुनौतियाँ वो अलग है। तो हमने कहा कि भाई अब इस साल तो हमने तय कर लिया कि एमएसपी पे हम तो खरीदेंगे, भले ही कोई खरीदे कि नहीं खरीदे, ताकि किसानों को कोदो कुटकी लगाने के लिए प्रेरित करें। ये हम रागी की कीमत पे खरीद लेंगे। हाँ नहीं, हम भी कर रहे हैं, इसीलिए हमने निर्णय कर लिया। तो हमने कहा कि भाई वो इस मामले में हम सरकार के पीछे पड़े, तो उन्होंने आखिरी में कहा कि एक काम करो, हम तो रागी के नाम पे खरीदेंगे, लेकिन खपा आपके यहाँ लेना था, उनके खपा लेंगे, लेकिन खरीदना तो पड़ेगी, हम तो खरीदेंगे हमारे किसानों के। तो आपके एफपीओ के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग की इसकी यूनिट खरीदे। क्योंकि जब मैं अभी स्पेन और जब दुबई की यात्रा पे गया था तो वहाँ के हमारे अपने भारतीय उद्यमी मिले जो बड़े पैमाने मिलेट्स के बिस्किट और ये बाजार बना रहे हैं और वो कोदो कुटकी खरीद रहे हैं। तो मैंने कहा ये जब अपने विदेश के अंदर ले रहे हैं लेकिन भारत सरकार के माध्यम से नहीं है, तो आपके माध्यम से चाहूँगा कि किसान संघ ज्ञापन दे करके स्पेसिफिक हम दूसरे नाम से क्यों खरीदें, उसमें लिखे नहीं कि कोदो कुटकी होती है। जितनी फसल होती है कम से कम सरकारी रिकॉर्ड में तो आ ही जाए कि भाई ये किसान हजारों साल से करते हैं, उसको क्यों समझाना पड़े किसी को। तो मैं आज के इस अवसर पर पुनः आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सरकार के माध्यम से इन सारे क्षेत्रों में हम लगातार चलते रहेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपको बधाई। इस किसान संघ के बैनर से साथ साथ जो जो संस्था जुड़ी उन सबको भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जिस प्रकार से आपका विज़न है और जिस प्रकार से आपकी सोच है और पिछले 1.5 वर्ष में हम सभी प्रदेशवासियों ने देखा है कि प्रदेश में एक अलग ही ऊर्जा का माहौल है और आपका जो स्वभाव है या जो आपका उद्देश्य है कि किस प्रकार हमारा हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और उसी के माध्यम से आपने रीजनल लेवल कॉन्क्लेव किए हैं। और जिस प्रकार से आपने अभी अपने वक्तव्य में बताया कि हम कैसे रोजगार आधारित उद्योग लगाएं, फूड प्रोसेसिंग लगाएं। और भाई साहब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारे बीच कई सारे ऐसे एफपीओ हैं जो मिल्क कलेक्शन सेंटर का काम कर रहे हैं। मिल्क कलेक्शन सेंटर में आप सभी एफपीओ जो यहाँ पर उससे परिचित नहीं भी है, क्योंकि मैं खुद अपना एक डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट चलाता हूँ, मैंने चलाया हुआ है, तो मुझे पता है कि किस प्रकार से किसान आपस में मिलके मिल्क कलेक्शन सेंटर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसा बताया कि हम दूध के उत्पादन में पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 आ सकते हैं, तो यह हमारे लिए बड़ा ही एक अच्छा अवसर है और उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे।
मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से यह सरकार को भी बताना चाहता हूं कि यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वह वो काम करना चाहता है जिससे उसकी अहर्ता बढ़े, उसकी स्किल डेवलप हो। हमको अनुदान, हमको सहायता तो सरकार कई टाइम से दे रही है, लेकिन मालवम और माही फेडरेशन के प्रतिनिधि के तौर पे मैं हम सब एपीओ के माध्यम से आपसे आह्वान करते हैं कि हमको वो प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। हमको कमाना सीखना है, हमको देश की प्रगति में पार्टिसिपेट करना है और हमको आत्मनिर्भर बनना है। हम हमेशा योजनाओं पर, सहायताओं पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। हम अन्नदाता हैं, हम अन्न भी देंगे और अर्थ भी देंगे इस देश को चलाने के लिए। इसी के साथ मैं हमारे फेडरेशन के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा फेडरेशन ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में प्रदेश सरकार के साथ काम कर सकता है। हम जैसे कि आपका जैविक प्रशिक्षण केंद्र है, जैविक खेती से रिलेटेड आइटम है या कुछ भी है, हम उसमें एज अ ट्रेनिंग पार्टनर काम कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं, समय की अपनी मर्यादा है। मैं आप यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समापन के लिए मैं हमारे मालवम के डायरेक्टर रोहित जी खंडेलवाल से निवेदन करूँगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे करके नहीं, इस सत्र के समापन के लिए, उद्घाटन सत्र के समापन के लिए रोहित जी खंडेलवाल कृपया आए और वोट ऑफ थैंक्स जाहिर करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर हमें संबोधित करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका नाम आज माटी, मेहनत और मर्यादा का प्रतीक बन गया है। मध्य प्रदेश की धरती जो सदियों से अन्न उगलती रही है, आज आपके नेतृत्व में एक नई ऊर्जा से भर गई है। और जिस प्रकार से हमारे भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी कड़ी में मैं आग्रह करती हूं हमारे मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके आपकी ऊर्जावान तालियों के साथ आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करें। और इसी कड़ी में आग्रह है प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण विभाग श्री मनीष सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को फूलों का गुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आज ये स्वर्णिम अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा सम्मान प्रदान किया जाएगा। आग्रह है संचालक खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश श्री राकेश गुप्ता जी से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ, आपकी तालियां बजती रहना चाहिए, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, जिनके नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। आग्रह करूंगी प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री मनीष सिंह जी से कि वे माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। और इसी कड़ी में आग्रह है संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री राकेश गुप्ता जी से कि वे मंच पर सम्माननीय अतिथिगणों का स्वागत करें। आदरणीय प्रमुख सचिव श्री मनीष सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। आदरणीय श्री रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक व अध्यक्ष मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ, मंच पर हैं। आगे तालियों के साथ माननीय विधायक श्री रमेश मेंदोला जी का भी हम अभिनंदन करें। आदरणीय प्रमुख सचिव श्री मनीष सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं संचालक महोदय जी। साथ ही में मंच पर हमारे बीच आदरणीय सचिव मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ श्री दिग्विजय सिंह जी, उनका भी पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत कर रहे हैं। मंच पर विराजमान है। हमारे विधानसभा क्रमांक वैसे इंदौर की दृष्टि से तो 2 नंबर की है और वैसे लगातार अपनी विधानसभा में पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाते ओलंपिक संघ के अध्यक्ष माननीय रमेश मेंदोला जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। खिलाड़ियों के लिए देश, प्रदेश और विदेश तक लगातार चिंता करने वाले ओलंपिक संघ के सचिव माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। मंच पर मौजूद SCS अभी 2 दिन पहले जिनने ज्वाइन किया विदेश से आकर के अपनी पहचान बनाने वाले माननीय मनीष सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और खेल के
पदों पे तो बहुत सारे रहेगा, एसपी, डीआईजी, आईजी, और अभी डायरेक्टर है स्पोर्ट्स के, और अभी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर फिट फाट हो तो और आनंद बढ़ जाता है। हमारे राकेश गुप्ता जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। बातें काफ़ी हो गई है मेरी अपनी ओर से। मंच के सामने विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ आमंत्रित अतिथिगण, सभी प्रशिक्षक, आमंत्रित अतिथियों के साथ अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, युवा खिलाड़ियों, मैं अपनी ओर से आपको शुभकामना भी दे रहा हूँ, बधाई भी दे रहा हूँ, और हमारी गौरवशाली अतीत की घटनाओं को भी स्मरण करा रहा हूँ। हम में से अब आज से 8-10 दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली है, और जन्माष्टमी हो या भगवान राम का जीवन, हम कभी दोनों में एक समानता अगर देखेंगे तो दोनों के जीवन का टर्निंग पॉइंट कौन सा है? हमारे देवता इसलिए नहीं, लेकिन वो खिलाड़ी भाव से मैं दिखाना चाहता हूं। भगवान राम का ऐसे ही तरुण अवस्था है, युवा अवस्था है, विश्वामित्र जी आते हैं और दशरथ जी से सेना नहीं मांगते। दशरथ जी खुद जाकर के, विश्वामित्र जी ने कहा कि जंगल में कुछ इस टाइप के आतंकवादी टाइप के राक्षस लोग रहते हैं, इनको मारना है जिससे वहां की व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन ऐसे माहौल में उन्होंने कहा मुझे और कोई नहीं चाहिए, ये युवा चाहिए। तो युवा एक तरह से, युवाओं की दृष्टि और बाद का समय वो कैसा बदला बताने की जरूरत नहीं। अगर हम कल्पना करें कि भगवान राम को अगर वहां से विश्वामित्र ले जा करके जंगल में मारीच, सुबाहु, त्रिजटा इनको मारने का टास्क नहीं देते तो भगवान राम का आगे का समय क्या होता मालूम नहीं। लेकिन जंगल में जाने के बाद उनने खिलाड़ी भावना के आधार पर अपने जीवन को जो पलटा है, खिलाड़ी का जीवन ये वाकई इस प्रकार का रहता है जो लोकतंत्र को भी गौरवान्वित करता है और अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धि से, जैसे भगवान राम ने न केवल वहां विजय प्राप्त की बल्कि आगे जाकर के उस पिनाक धनुष को तोड़ने का राजा जनक के दरबार में जो पराक्रम दिखाया वो खिलाड़ी भावना का तो था, जब स्वयंवर में माता सीता को भी लाए और दुनिया में जय जय श्री राम कहलाए। खेल हमको क्या क्या दे देता है, ये भगवान राम से सीखे। दुश्मनों से मुक्ति देता है, घर में माता सीता देखता है और पराक्रम और पुरुषार्थ देता है हमारे लिए। और कृष्ण भगवान के काल में चलते हम सब देखते कृष्ण भगवान की जाने अनजाने जन्माष्टमी आने वाली। कृपा करके मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कभी हमारे मुंह से निकले तो इस पे ध्यान देना। भगवान कृष्ण के बारे में माखन से जोड़ करके हम उनको क्या कह देते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहूंगा, भगवान कृष्ण के अपने घर में हजारों गायें हैं और आप उनकी गायों से घर में माखन निकलता है। आप बताओ एक बच्चा कितना माखन खाएगा? 1 दोना 2 दोना, आप ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हो तो आधा किलो, तो वो एक गाय का ही हो जाता। लेकिन जिसके घर में हजारों गाय है, वो माखन के बारे में उनपे जो लगता है कि भगवान का माखन मटकी से क्या संबंध जोड़ते हैं, वो कितना गलत है मैं केवल ये बताना चाहूंगा। अपने घर के अंदर आप कभी भगवान कृष्ण का जीवन देखना। उनका जन्म तो जेल में हुआ, वो तो उनको मालूम नहीं, होश नहीं था उनका बचपन से। जब आंख खुली तो घर में उनको पूतना आ गई दूध पिला के मारने का, ये भी मान लो वो छोटे नहीं मालूम है। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कंस रोज उनको मारने के लिए भेजता है। वो अपने घुटने आगे चलते थोड़ा थोड़ा जीवन बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक कभी कोई बटासुर, कभी शंखासुर, कभी कोई और वो भगवान एक एक करके सबको मारते जा रहा है। अब आप बताओ कि भगवान कृष्ण और यशोदा मैया, नंद बाबा कितना प्रेम करते हैं। तो जिसको मारना उसको मार दिया। वो पूछते तो होंगे कि ये कौन है? यशोदा मैया से पूछते कि ये शंखासुर आया है या ये जो मेरे को मारना है ये कौन है? तो माँ उसको गले से कन्हैया को लगाती, कहती बेटा ये तुम्हारे दुश्मन है, ये कंस भेजता, तू घर से बाहर निकला मत कर, अंदर ही रहा कर। अब आप अंदाज लगा लो कि छोटा बच्चा, उसके मन में कोई आगे कंस कोई मेरा दुश्मन है जो मेरे को मारना चाहता है।
अब ये घटना तो उसके दिमाग में है, कोई ना कोई दुश्मन उसको मालूम पड़ गया। अब घर में माखन बन रहा है रोज और मटकी भर भर के माखन जा रहा है, तो बच्चे के मन में कभी तो मन में आते होगा कि माखन कहाँ जा रहा है। अब ये घटना देख करके यशोदा मैया नंद बाबा कहते कंस क्यों जा रहा है। तब उस बच्चे के मन में दुविधा आ रही है कि ये जो दुश्मन हमारा है, ये हमारा माखन जा रहा है और वो इस माखन का क्या कर रहे हैं। तो बोले उनके सैनिकों को, उनके अधिकारियों को खिलाते हैं। तो कोई भी बच्चे को समझ में कैसे आएगी कि हमारा जो दुश्मन है वो हमारा माखन खा रहा है, ये कैसे हो सकता है। उसके मन में विरोध आएगा कि नहीं आएगा, वो प्रतिकार करेगा कि नहीं करेगा कि नहीं ये माखन नहीं जाने दूंगा। अब छोटा बच्चा है तो वो हाथ लगा के रोकता होगा कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। अब ऐसे में स्वाभाविक रूप से बड़े बच्चे को तो समझा दे कि तू नहीं समझता है, अगर नहीं पहुंचाएंगे तो उसके आदमी आ जाएंगे, अपनों को तकलीफ देंगे, इसलिए माखन तो पहुंचाना पड़ेगा। अब ये झगड़ा बच्चे को समझ में नहीं आता कि पिताजी माताजी डरते क्यों हैं, कौन कंस ने, कौन सा राजा ने, किसकी सेना, उस बच्चे को कुछ मालूम नहीं। पर उसके ये मालूम पड़ गया कि पिताजी डरते हैं, माताजी डरती है। वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है, एक काम करो जरा मेरे घर आना। बोले क्यों। बोले मेरे घर से माखन जाता तो तुम आ जाना, ये जब माता पिता कोई काम में लगे अपन माखन खाएंगे, जितना खाएंगे ढोलना ढोल देंगे, जो करेंगे, लेकिन अपने को वहां नहीं जाने देना कंस के वहां। तो अब जैसे वो बोलते तो वो साथ वाले ग्वाल बाल बच्चे बोलते कि अरे हमारे घर से भी जाता है। बोले कहाँ जाता है। बोले कंस के वहां जाता है। अरे तो बोले वही तो बात हो रही है, जिस कंस को हमको कल, आज नहीं तो कल, वो मेरी जान लेना चाहता और हमको उससे लड़ना पड़ेगा और हमको लड़के मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसे में हमको जिससे लड़ना वो हमारा माखन कैसे खा सकता है। तो बोले क्या करें। बोले तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, हमारे ऊपर चढ़ो, अपन मटकी वटकी सब बराबर कर देते हैं। काय का माखन अपने दुश्मन के पास क्यों जाना चाहिए। अब बताओ ये पराक्रम पुरुषार्थ है कि नहीं। लेकिन जाने अनजाने हम उस पराक्रम पुरुषार्थ के भगवान के साथ क्या जोड़ देते हैं कि माखन। अब ये कभी है क्या। जन्माष्टमी आ रही, आप मत बोलना कोई भी जो मैंने आपके सामने कहानी सुनाई, इस बात से सहमत हो तो अपने ये हम सबको एहसास होना चाहिए। खिलाड़ी वो जो चुनौती को स्वीकार करे, खिलाड़ी वो जो मुकाबला करे, खिलाड़ी वो जो जीत हासिल करे, खिलाड़ी वो जो जीवन जीने का उच्चतम मापदंड हासिल करे, वो खिलाड़ी होता है। मेरी अपनी ओर से सारे खिलाड़ियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको अगर बात करें ऐतिहासिक घटनाएं और साथ ही साथ अध्यात्म के लगाव, जो वर्तमान में समस्याओं का हल ढूंढने का जो इस समय पराक्रम और ऐसा उपक्रम, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। अध्यात्म से वर्तमान को कैसे विकास की नई इबारत लिखी जा सके, ये भाव आपके नेतृत्व में है और स्वयं आप एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं और खिलाड़ियों की भावनाओं को समझते हैं। आज हम सबके लिए परम सौभाग्य है, शिखर खेल अलंकरण 2023 के देवियों एवं सज्जनों, जिस पलों का इंतजार था वो पल आ चुका है। बिना देर किए हम सब प्रारंभ करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2023 के शिखर खेल अलंकरण समारोह का। हमारा प्रथम श्रेणी है एकलव्य पुरस्कार की। एकलव्य पुरस्कार में पहला नाम है श्री ऋतुराज बुंदेला, शूटिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 कांस्य, राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य जीतकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत का रुतबा बुलंद करने वाले श्री ऋतुराज बुंदेला को मध्य प्रदेश शासन एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। इसमें 1 लाख रुपए की राशि और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए क्षण। हमारे एकलव्य पुरस्कारों की दूसरी श्रेणी, इस श्रृंखला में सुश्री भूमि बघेल, क्या किंग कनोइंग सलालम, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 मेडल, 1 रजत, 2 कांस्य, राष्ट्रीय स्तर पर 13 पदक जीते हैं, 6 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 कांस्य। सुश्री भूमि बघेल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता बनकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश शासन उन्हें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। इस श्रृंखला में श्री कृष्णा मिश्रा, स्क्वैश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक, राष्ट्रीय स्तर पर 3 पदक। कृष्णा मिश्रा को इस समय एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस श्रृंखला में सुश्री पूजा दांगी, फेंसिंग, राष्ट्रीय स्तर पर 1 मेडल और
जिन्होंने 4 मेडल अलग अलग स्तर पर जीते हैं। पूजा दांगी को मध्य प्रदेश शासन वर्ष 2023 के एकलव्य पुरस्कार से माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। इस श्रृंखला में श्री प्रभाकर सिंह राजावत रोइंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 मेडल स्वर्ण, राष्ट्रीय स्तर पर 4 पदक जीतकर रोइंग में मध्य प्रदेश का रुतबा बुलंद किया है। उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। देवास की नेहा ठाकुर के पिताजी को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सेलिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु आपको एकलव्य पुरस्कार 2023 से नवाजा जा रहा है। और इसी कड़ी में प्रखर जोशी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। इंदौर के प्रखर जोशी जो कि तैराकी के क्षेत्र में 9 पदक हासिल कर चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और आपको एकलव्य पुरस्कार 2023 से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नवाजा जा रहा है। अर्जुन वास्कले को मंच पर आमंत्रित करेंगे। और एथलेटिक्स के क्षेत्र में जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, राष्ट्रीय स्तर पर आपने 4 पदक अर्जित किए हैं, एकलव्य पुरस्कार से आपको नवाजा जा रहा है। प्रियांशी प्रजापत को मंच पर आमंत्रित करेंगे। उज्जैन की प्रियांशी प्रजापत जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 मेडल और राष्ट्रीय स्तर पर 3 पदक हासिल किए हैं, एकलव्य पुरस्कार 2023 से आपको नवाजा जा रहा है। श्री अंकित पाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे। ग्वालियर के अंकित पाल हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक और राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक आपने अर्जित किए हैं। एकलव्य पुरस्कार 2023 से आपको नवाजा जा रहा है। मंच पर आमंत्रित करेंगे गौरव पचौरी को, जो कि पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। मुरैना के गौरव पचौरी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल कर चुके हैं। और अब अवसर है अगली कड़ी में विक्रम पुरस्कार की, और इस दूसरी श्रेणी में सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को, जो कि शूटिंग के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं और 2 बार के ओलंपियन भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 पदक और राष्ट्रीय स्तर पर 8 पदक आपके द्वारा अर्जित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको विक्रम पुरस्कार से नवाज रहे हैं। और इसी कड़ी में जानवी श्रीवास्तव जो कि भोपाल से हैं, कायाकिंग, कैनोइंग, स्लालॉम के खेल में आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 और राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने 16 पदक अर्जित किए हैं। आपको विक्रम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में रागनी मार्को को मंच पर आमंत्रित करेंगे। तीरंदाजी के क्षेत्र में जबलपुर की रागनी मार्को ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक, राष्ट्रीय स्तर पर 6 पदक अर्जित किए हैं और आपको विक्रम पुरस्कार 2023 नवाजा जा रहा है। शिवानी पवार जो कि कुश्ती के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, छिंदवाड़ा से हैं आप, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक, राष्ट्रीय स्तर पर 5 पदक आपने अर्जित किए हैं। विक्रम पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है। बॉक्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु श्रुति यादव को मंच पर आमंत्रित करते हैं। भोपाल से हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक और राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक आपने अर्जित किए हैं। विक्रम पुरस्कार से श्रुति यादव को सम्मान प्रदान किया जा रहा है। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं यामिनी मौर्य की माता जी को, जो कि जूडो के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने 1 पदक और राष्ट्रीय स्तर पर 4 पदक अर्जित किए हैं और यामिनी जी की माता जी ये पुरस्कार विक्रम पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। सचिन भार्गव को मंच पर आमंत्रित करेंगे। खो खो के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन आपके द्वारा, देवास के रहने वाले हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक और राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है। अगली कड़ी में नीलू डाडिया को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आप मंदसौर से हैं और हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक, राष्ट्रीय स्तर पर 3 पदक आपके द्वारा अर्जित किए गए हैं। और इसी कड़ी में आमंत्रित करने जा रहे हैं प्रवीण कुमार दुबे को, जो कि सॉफ्ट बॉल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 3 पदक अर्जित किए गए हैं। विक्रम पुरस्कार से प्रवीण कुमार दुबे को सम्मानित किया जा रहा है। शूटिंग के क्षेत्र में रुबीना फ्रांसिस को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपके पिताजी ये अवार्ड ग्रहण करने के लिए मंच पर आएंगे। श्री साइमन फ्रांसिस जो कि रुबीना फ्रांसिस के पिताजी हैं, और आप मंच पर आकर ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 13 पदक और कई राष्ट्रीय स्तर के खेलों में आपने
पार्टिसिपेट किया है श्री साइमन फ्रांसिस जी, जो कि पिता हैं सुश्री रुबीना फ्रांसिस की तालियों के साथ हम स्वागत करें आपका। और इसी कड़ी में विक्रम पुरस्कार के लिए आमंत्रित करेंगे अपूर्व दुबे को, जो कि पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं इसी कड़ी में विश्वामित्र पुरस्कार की, जो कि प्रशिक्षकों के लिए है। इसी कड़ी में मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री पीयूष कांति बारोई जी को मंच पर, जिन्होंने कई जाने माने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। और श्री बारोई द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 98 स्वर्ण, 84 रजत और 11 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। आमंत्रित करते हैं मंच पर श्री अशोक कुमार यादव जी को। तीरंदाजी के क्षेत्र में आपने कई खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया गया है और इसी कड़ी में विश्वामित्र पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है। श्री लोकेंद्र शर्मा, जो कि हॉकी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं, कई खिलाड़ियों को आपने प्रशिक्षण प्रदान किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। और इस श्रृंखला में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार श्री रतन लाल वर्मा जिम्नास्टिक, जिन्होंने मध्य प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे। मध्य प्रदेश शासन वर्ष 2023 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से आपको सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां श्री रतन लाल वर्मा। और हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता के क्षण। अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। बात करें जहां पे हमने राष्ट्रीय खेल में पिछले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश ने टॉप 3 में, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में मध्य